बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों का सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मतें हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हम। नमस्कार, केबी स्टूडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौरव कुमार पाठक हमारे खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज आपको एक ऐसे होनहार युवा से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने बेगूसराय की धरती से निकलकर अपने प्रतिभा और अपने कला का डंका मुंबई जैसी महानगरी में बजाया है। तो आइए मिलते हैं बेगूसराय के छात्र राजनीति का बड़ा भाग रहे, एक बड़ा नाम रहे पूर्व एनएसयूआई महासचिव अभिषेक झा जी से। नमस्कार, केबी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं केबी स्टूडियो के रोशन सर का मैं एक शायरी के माध्यम से उनका स्वागत करना चाहता हूं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, केबी स्टूडियो का आग, मगर ये आग जलनी चाहिए। और रोशन सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने बेगूसराय के उभरते हुए समाज सेवी युवा और ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए एकदम पुअर से पुअर व्यक्तित्व को इतने बड़े मंच पर लाकर उनको उभारते हैं। इनके लिए बहुत बहुत उनको स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे स्टूडियो के लिए ये सारे शब्द, चूँकि हमने भी एक शुरुआत की है और निश्चित रूप से जो हमारे रोशन सर का जो एक शुरुआत है, निश्चित रूप से वो जो क्रांति की जिसकी बात आपने की वो जलेगी ही और हमारा समाज प्रकाशित होगा ही। अभिषेक जी, आप राजनीति में एक छात्र राजनीति में बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है आपका, बहुत समय तक आप एनएसयूआई के महासचिव रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में हम बताएं अपने शब्दों में। 2012 में जब मैं जीडी कॉलेज में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था इकोनॉमिक्स में जीडी कॉलेज में, तो उस समय मैं एक एनसीसी का कैडेट था। तो उस समय मैं एनसीसी में हम लोग को सिखाया जाता है एकता और अनुशासन, डिसिप्लिन। तो उसमें राजनीति से एनसीसी को कोई मतलब दूर दूर तक मतलब नहीं रहती है। तो जब मैं कॉलेज में जब प्रवेश किया तो उस समय कॉलेज का माहौल कुछ अलग था। उस समय कॉलेज में असामाजिक तत्व का बोलबाला था। उसमें कॉलेज में आप लड़कियां ज़्यादा डरी हुई रहती थी, असहज महसूस करती थी। तो जब मैं देखा कि कॉलेज में बहुत पुराने मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि बहुत जो नेता भी नहीं थे कॉलेज में बैठे हुए रहते थे और आदत तक तो कह सकते हैं। हाँ, और वो मतलब छात्र से जो एडमिशन में जहाँ पे चलान पे 500-1000 रुपया लगती थी नामांकन के टाइम में, तो उसमें वो 5000 10,000 एक छात्र से एडमिशन के लिए वो लेते थे। तो जैसे ही मैं कॉलेज में देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं एनसीसी का कैडेट था, तो मैं सोचा कि छात्र राजनीति में मैं प्रवेश करूं और इसको ठीक करूं। अच्छा, बेगूसराय में बहुत सारी, चूँकि आपने कहा कि और जो राजनीतिक संगठन है छात्र राजनीतिक संगठन, ऐसा तो देखा जाता है कि बेगूसराय के विभिन्न महाविद्यालयों में बहुत सारे छात्र राजनीतिक संगठन है, एआईएसएफ है, एबीवीपी है, या बहुत सारे ऐसे हैं। तो बेगूसराय की छात्र राजनीति के संदर्भ में, चूँकि सभी अपने अपने जो उनका एजेंडा है या उनका जो भी उनका विरोध प्रदर्शन है या जिस तरह से उनकी बातें हैं उसको लेके वो लगातार सक्रिय रहते हैं, तो बेगूसराय की छात्र राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, बेगूसराय के छात्र राजनीति एक बोलिए तो यहाँ पर एक गढ़ है बेगूसराय में छात्र। आपको अन्य जिला में इतना छात्र राजनीति नहीं होगा जितना बेगूसराय में छात्र राजनीति होती है। तो बेगूसराय में क्या होता है कि बेगूसराय में जैसे ही कॉलेज में लोग प्रवेश करते हैं, तो कॉलेज में प्रवेश करते हैं, तो जब मैं एनसीसी में था तो उस समय भी मुझे लीडरशिप का गुण पढ़ाया जाता था कि लीडर की क्षमता आपको गुण है कि नहीं, लीडर की क्षमता आप में है कि नहीं। तो जैसे ही छात्र राजनीति में कॉलेज में आए हुए छात्र जुड़ते हैं तो उनमें एक लीडरशिप का गुण उभरता है। तो उस माध्यम से छात्र राजनीति में जुड़कर अपने कॉलेज, ये नहीं है कि छात्र नेता गलत होते हैं, छात्र नेता हमेशा छात्र हितों में लड़ते हैं। तो छात्र हित के लिए वो हम लोग भी हमेशा कॉलेज में रख कर छात्र हित के लिए लड़के कि कॉलेज में कैसे माहौल बने, कॉलेज में कैसे नामांकन की संख्या बढ़े, कॉलेज में कैसे पीजी की पढ़ाई हो, कॉलेज में छात्र आए 70% अटेंडेंस लागू हो। तो इस माध्यम से छात्र नेता में बहुत सारे छात्र जुड़ते हैं। अच्छा, समय समय पर आप जो विभिन्न संगठन है राजनीतिक छात्र राजनीतिक संगठन, सबने बेगूसराय में महाविद्यालय के लिए मतलब लगातार विरोध प्रदर्शन किया, मांग करती रही है। आपके संगठन ने भी पूरा बढ़ चढ़ कर इसका दिनकर के नाम पर जो हमारे जो है विश्वविद्यालय बेगूसराय में हो, इसके लिए लगातार संघर्ष किया, आवाज़ बुलंद किया है। तो आपको नहीं लगता कि हमारे बेगूसराय में, हम सब चाहते हैं कि दिनकर के नाम पर हमारे बेगूसराय में एक जो है विश्वविद्यालय हो, हमारे बेगूसराय का गौरव? देखिए, मैं इस पर बताना चाहता हूँ कि बेगूसराय में सबसे पहले दिनकर विश्वविद्यालय की मांग उठाने वाला एकमात्र छात्र संगठन है एनएसयूआई।
जब बेगूसराय में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जब घर में सो रहे थे तो हड्डी गलने वाली ठंड थी कि घर में बिना कंबल रजाई के आप नहीं सो सकते हैं, उस समय हम लोग जीडी कॉलेज के गेट पे NSY छात्र संगठन, हम लोग निशांत जी, टिंकू जी, जो भी हम लोग सदस्य हैं, आपकी टीम थी, हाँ, सब लोग भूख हड़ताल पर बैठे, बिना पानी बिना खाना का भूख हड़ताल। और भूख हड़ताल पर जैसे ही हम लोग बैठे, बहुत सारे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोग वैचारिक लड़ाई हमारा पूरे देश में ABP छात्र संगठन से होता है, NSY और ABP का, लेकिन हमारे मंच पर NSY छात्र संगठन के मंच पर ABP के बड़े बड़े लीडर सदस्य बेगूसराय के सभी संगठनों ने आपके इस जो मांग थी, हाँ, उसको समर्थन दिया, उन्होंने साथ दिया कि नहीं, बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय खुलना चाहिए। लेकिन जब हम लोग को बेगूसराय के नगर विधायक अमिताभ भूषण जी ने आके हम लोग को भूख हड़ताल दौड़वाया, आश्वासन दिया कि नहीं, बेगूसराय में दिनकर यूनिवर्सिटी खुलेगा, हम लोग मांग करेंगे, और बेगूसराय के DM SP सभी आए थे हम लोग को भूख हड़ताल मनाने तोड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेगूसराय में तो दिनकर विश्वविद्यालय होना ही चाहिए। मेरी सबसे पहली जीत हुई कि बेगूसराय में GD कॉलेज में उपकेंद्र खुल गया, एक मात्र, हाँ, तो उपकेंद्र अगर खुल गया तो आपका विश्वविद्यालय का रास्ता खुल गया कि आप विश्वविद्यालय बन सकता है। हर चीज़ में हम क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले GD कॉलेज में विश्वविद्यालय के लिए जब हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, तो बेगूसराय में क्या होता है कि हम लोग अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करना छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी यहाँ की कमी है कि अगर हमारे जनप्रतिनिधि हैं या भाजपा के हैं या अन्य संगठन के हैं, तो हम अपने जनप्रतिनिधि सवाल नहीं करते, नहीं मेरे पार्टी के हैं तो हम जनप्रतिनिधि सवाल नहीं करते। इसी कारण से अभी तक विश्वविद्यालय बेगूसराय में नहीं। जिस दिन बेगूसराय के एक युवा, एक छात्र नेता अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करेगा, जब वो वोट मांगने आएंगे, और कहीं ना कहीं हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो हम यहाँ से जीत कर गए, चाहे वो किसी पार्टी से हो, ये दिनकर विश्वविद्यालय हम समूह की मांग है और हमारा हक और अधिकार भी है, और हम सभी चाहते हैं कि इसका जो हमारा ये सपना वो साकार हो। और ये जैसा कि आपने कहा, निश्चित रूप से जो हमारे विधायक हैं, बेगूसराय विधायक, सभी विधायक और जो यहाँ के सांसद हैं, उन सबों की सहभागिता हो और सब उसके प्रति समर्पण की भाव से हमारा यह मांग पूरा हो और हम लोगों का सपना साकार हो जी। आप चूंकि छात्र राजनीति का एक बहुत समय तक लंबा अनुभव रहा है, आपको राजनीति में युवाओं के भविष्य को कहाँ देखते हैं? चूंकि आज कहीं ना कहीं जैसा कि देखा जा रहा है कि आज भी हमारे माता पिता या हमारे जो अभिभावक हैं, हम सबों को अन्य सेवाओं, शिक्षक, पत्रकार, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य रूपों में देखना चाहते हैं, लेकिन एक राजनीतिक के रूप में, मतलब राजनीतिक के रूप में या एक नेता के रूप में उनका अभी भी वो पहला आकर्षण नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं बेगूसराय के जो हमारे गार्जियन होते हैं, जो हमारे पापा मम्मी होते हैं, तो उनका एक सपना रहता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सेवा करे, देश की सेवा करे और घर का, परिवार का, फैमिली का आर्थिक स्थिति ठीक करे। लेकिन जब मैं राजनीति से जुड़ा, मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं राजनीति से जुड़ा तो जब मैं भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था तो पूरा सब लोग, पेपर मीडिया, सब लोग हमको कवरेज दे रहे थे, सब लोग आ रहे थे, लेकिन मेरे घर में मेरी मम्मी रो रही थी कि मैं भूख हड़ताल बैठा हुआ था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा फैमिली में पापा सपोर्ट करते थे, लेकिन मम्मी हमेशा कहती थी नहीं पढ़ लिख के आगे। मैं बताना चाहता हूँ इसमें ज़्यादा कुछ स्कोप नहीं है। नहीं है स्कोप है। आपकी माँ का, हाँ, उनका एक धारणा था, हाँ, उनकी भावना था कि नहीं आप पढ़ लिख के कुछ बनो, अपना फैमिली, सरकारी नौकरी का एक सपना रहता है, कहीं ना कहीं ये सबका सपना रहता है। हाँ, तो वो सरकारी नौकरी के लिए सबका सपना रहता है, तो वो उसी में हम लोग भी तैयारी करते थे। तो छात्र राजनीति में क्या होता है कि अभी के टाइम में छात्र राजनीति में हमारे जो बड़े लीडर हैं, कहीं ना कहीं हम लोग को शोषित करते हैं। हम युवा हैं, हम शुरू से स्टार्टिंग से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता आप काम कर रहे होते हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, कॉलेज में हम झंडा बैनर उठा रहे हैं, मुख्य राजनीति में अगर देखा जाए, हाँ, हम लोग कहीं ना कहीं आप सबकी जो है हर समय सक्रिय भागीदारी रहती है। हाँ, हम लोग उनको जिताते हैं हर चुनाव में, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो चुनाव खत्म होने के बाद वो अपने कार्यकर्ता को ऐसे इग्नोर करते हैं कि जैसे कि हम आपके वोट से नहीं जीते हैं, या उनको नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, उन नए लड़के आते हैं तो उनको जोड़ लेते हैं। तो युवा अभी भी युवा यूज होता है, क्योंकि हम लोग को सीमित कर दिया जाता है कि आपका सिर्फ आपका काम है झंडा बैनर उठाना और मोटरसाइकिल बाइक पर से आप पीछे चलना, जुलूस निकालना। लेकिन इसी में जो युवा समझदार होता है
जो युवा समझदार होता है वो अपने दिमाग से काम करके पहले अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर युवा पिछड़ता है तो आर्थिक स्थिति से पिछड़ता है। और बड़े बड़े लीडर ऊपर से टिकट लेके पैसा लेके आ जाते हैं। अब इससे कि मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे देश, भाई मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे विकसित देशों को देखा जाए जहाँ के जो राजनेता है काफ़ी युवा हैं, और हमारे भारत में जो हमारे भारत की जो लोकतंत्रात्मक पद्धति है उसमें अगर देखा जाए तो जो चाहे कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी में देखा जाए जो उम्रदराज नेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, युवाओं की संख्या गिनी चुने लोग ही युवा जो आज किसी बड़े पद पर हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि युवाओं के साथ ये नाइंसाफ़ी है? बिल्कुल, आप एकदम सही सवाल किए हैं कि अपने देश में, लोकतांत्रिक देश में सबसे ज़्यादा युवा की संख्या है अपने इंडिया में। और हमारे युवा, अगर जिस देश का युवा को दबाया जाएगा वो देश कभी विकास नहीं कर सकता है। अगर अभी राजनीति में देखिए तो बड़े बड़े, चाहे हमारे कांग्रेस पार्टी में हो या अन्य संगठन में, बड़े बड़े बुजुर्ग जो हमारे से सीनियर सिटीजन हैं वो एक अपने जगह को कायम रखे हुए हैं कि वो जगह से खिसकना नहीं चाहते हैं और युवा को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे राहुल गांधी जी ने भी अपने संगठन में बोला कि नहीं, युवा को तरजीह दिया जाए। आप ठीक है, घर का गार्जियन को हम मानते हैं, घर का गार्जियन होना चाहिए, गार्जियन होना चाहिए, आप हमको सलाह दीजिए, लेकिन हम जो युवा होता है उसका सोच हमेशा काफी संभावनाएं उसमें। हाँ, वो हमेशा नया सोचता है कि कैसे देश का विकास हो, कैसे अपने समाज का विकास हो, कैसे जिला का विकास हो। तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी संगठन में अगर युवा को आगे बढ़ाया जाएगा तो पक्का देश का विकास होगा और संगठन का भी विकास होगा, पार्टी का भी विकास होगा। अच्छा, राजनीति के संदर्भ में जानना चाहूँगा आपको, क्योंकि हमारे लोकतंत्र जो हमारा लोकतंत्र है काफ़ी सुंदर लोकतंत्र रहा है हमारा, लेकिन आज समय के साथ साथ हमारे लोकतंत्र में बहुत सारे, हमारा लोकतंत्र आज भी वही है, लेकिन क्या है कि जातिवाद, भाषावाद या इस तरह की बहुत सारे धर्मवाद, इस तरह की जो विकृतियां हैं कहीं ना कहीं हमारे जो राजनेता हैं उसके कारण हमारे समाज में देखने को मिल रहा है। तो हमारा लोकतंत्र पुनः अपने गौरव को कैसे पाएगा, कैसे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा? इस पर मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तो पूरा देश में कोई ऐसा युवा नहीं होगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो सोशल मीडिया से नहीं जुड़ा होगा। और अभी के टाइम में सोशल मीडिया पे एक माहौल बना दिया गया है नेगेटिव। आप अगर सोशल मीडिया चलाते हैं तो सोशल मीडिया अगर आप चला रहे हैं तो उसको आप किस तरह से चला रहे हैं। आप देख रहे होंगे कोई आपको न्यूज आ गया कि यहाँ पे ये चीज़ कर दिया गया, आपत्तिजनक है कि ये कर दिया गया, और हम सोचते हैं ना देखते हैं और तुरंत में उसको शेयर कर देते हैं, और शेयर करते हैं तो विवादित हो जाता है, जिससे असामाजिक दंगा फसाद हो जाता है। तो सोशल मीडिया में मैं भी जुड़ा हूँ, सोशल मीडिया पे मैं भी जुड़ा हूँ और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जुड़ा हूँ। और मैं हमेशा, बेगूसराय में एक भी व्यक्ति नहीं होंगे जो हमको नहीं जानते होंगे और मैं उनको नहीं जानता होगा। तो अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर सोशल मीडिया अपने समाज में, अपने बगल में, आपके घर के बगल में अगर किसी के साथ कुछ भी हो रहा है, अगर वहाँ पर अगर आप आवाज़ उठाते हैं, आप सही के साथ पॉजिटिव के साथ चलते हैं तो लोकतंत्र फिर से हमारा वापस आ जाएगा। लेकिन इसको माहौल एक बना दिया गया है कि निगेटिव, हमको जो बताया जाता है हम वही देखते हैं, यानी हम अपनी भावनाओं को जो है समेट, मतलब संकुचित कर लेते हैं, सोचना बंद कर दिए हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो शैक्षणिक योग्यता है आज हर चीज़ में, आप जो कोई फॉर्म फिलअप करें, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो या किसी भी क्षेत्र में जो है उसमें आपको एक योग्यता निर्धारित है। आप रेलवे में जाना चाहते हैं, आप डॉक्टरी का पढ़ाई या करना चाहते हैं तो एक योग्यता निर्धारित है। लेकिन देश को चलाने के लिए जो हमारे देश के राजनेता हैं उनके लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं, चूँकि हमारा जो देश है जिसके लिए नीति बनाने वाले जो है राजनेता, तो कहीं ना कहीं उनका पढ़ा लिखा होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी हमारे देश में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं, ठीक है, जो निरक्षर हैं या उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो वो फिर देश को कैसे चलाएंगे? बिल्कुल, आपने सही बताया है कि देश में अगर जो भी हमारे लीडर हैं, बड़े बड़े शिक्षा मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी, मतलब कोई भी, हाँ, एनी पर्सन, तो उनको पढ़ा लिखा जरूर होना चाहिए। उनकी योग्यता के बिना, अगर आप देख रहे होंगे कि अगर हम सरकारी नौकरी जॉब करते हैं तो उसमें योग्यता है कि आप 30 वर्ष के बाद भर नहीं सकते, आर्मी का फॉर्म नहीं भर सकते, 19 साल के बाद, 20 साल के बाद आर्मी में नहीं जा सकते, समय सीमा निर्धारित है। और साथ साथ योग्यता, तो राजनीति में भी समय सीमा निर्धारित होना चाहिए। मैं युवा हूँ
तो मैं मेरी भी डिमांड है कि नहीं, राजनीति में अगर समय सीमा निर्धारित हो जाए और शैक्षणिक योग्यता हो जाए, जैसे अमेरिका में आप देख रहे होंगे कि जितने भी हैं पढ़े लिखे, अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो पहले थे बराक ओबामा, आपको मालूम नहीं होगा कि हमारे देश में जो नेता है अगर एक बार विधायक बन गए उसके बाद अगर वो हट गए तो जिंदगी भर बैठ कर पेंशन उनको मिलते रहता है, खाते रहते हैं। लेकिन अभी बराक ओबामा प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो उनसे हमको सीखना पड़ेगा कि एक युवा होकर प्रधान राष्ट्रपति होकर एक प्राइवेट जॉब कर रहा है और हम उनका परिवार रेस्टोरेंट में सर्विस करता है। तो हमारे देश का नेता अगर एक विधायक या संसद या मंत्री बन गए उसके बाद जिंदगी भर बैठ के वो खाते रहे, नहीं, उनमें योग्यता होना चाहिए कि आपको इतना समय के बाद आपको ये छोड़ना पड़ेगा राजनीति और नए युवा को उसमें प्रवेश करना पड़ेगा। फिर आप देखिएगा कि हमारा देश, ऐसे तो लोकतंत्र हमारा इंडिया का सबसे मजबूत है, लेकिन ये जब हमारा ये निर्धारित होगा राजनीति में तो हमारा देश विकासशील देश होगा। अच्छा, आप छात्र राजनीति को छोड़कर अभी लगभग 2 साल से मुंबई में रह रहे हैं, सपनों की नगरी, महानगरी मुंबई, मतलब बिहार से दूर जाकर उन जगह पर रहना और कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित करना, तो क्या कैसा अनुभव रहा होगा? एक मुंबई में रहने के बाद आपको क्या अनुभव करते हैं आप? देखिए, मैं छात्र राजनीति कर रहा था, मेरा पोस्ट ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स से जैसे ही जीडी कॉलेज से ख़त्म हुआ तो मैं खुद सोचा कि जब मेरा पढ़ाई ख़त्म हो गया तो मैं कॉलेज में क्या करूं। कॉलेज में जब मेरा नामांकन ख़त्म हो गया तो मैं कॉलेज में रह के क्या करूं। तो मैं, जब हम कॉलेज में रहते थे तो कमलेश सर हों या बहुत बड़े अरोनी सर हैं, अफरोज मैडम हैं, अंजनी सर हैं, उन लोग हमेशा कहते थे कि तुम्हारे में मैं कुछ अच्छा देखता हूँ, तुम्हारा संस्कार देखता हूँ कि कुछ करो, कुछ आगे बढ़ो। तो मैं जब मुंबई गया, मेरे भैया मुंबई में रहते, तो जैसे ही मैं मुंबई गया तो मुंबई में मैं एक एग्ज़ाम दिया HDFC बैंक का। तो उसके बाद मुझे इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया कांजू मार्ग JP नगर में। तो मैं जैसे ही इंटरव्यू दिया वहाँ पे तो मेरा सिलेक्शन हुआ। तो वहाँ पर मुझे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी एक्सपीरियंस क्या है, आपने कौन सा जॉब किया है। तो अपने बिहार में क्या है, आपको मालूम ही है कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं होगा तो प्राइवेट नौकरी के बारे में हम लोग सोचते भी नहीं है। लेकिन मुंबई में मैं देखा कि सरकारी जॉब तो जो तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है कर रहे हैं, लेकिन जब तक नहीं हो तब तक वो लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं हमेशा। हाँ, तो हमारे जैसे युवा, हमारे जैसे जो वहाँ पे लड़का है इंटर BA ग्रेजुएशन करके, सबका अपना फ्लैट है, गाड़ी है, बाइक है, मतलब सब कुछ अपने पे डिपेंड है। तो वहाँ पे जब मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए, मुझे एक्सपीरियंस क्या है पूछा गया, तो मैं बोला सर मेरे पास एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं है। तो बोला कि सोचो कि मैं एक कस्टमर हूँ और तुम हमको कैसे, हम तुम्हारे बैंक पे कैसे बिलीव करूँ, तुम कैसे मैं जुड़े आपके बैंक कैसे जुड़ूँ, तुम्हारे अकाउंट में क्यों खोलूँ, यहाँ तो बहुत सारे बैंक हैं, कोई भी बैंक में खोल सकता हूँ। तो उनको मैं, एक लीडरशिप का गुण मेरे अंदर था, बेगूसराय का कोई बच्चा जो लीडरशिप में है उसको गुण है, वो तो तुरंत में। और आप NCC और NSS के वॉलंटियर भी रहे हैं। जब मैं उनको जवाब दिया, जब मैं उनको कन्विंस कर दिया तो उन्होंने बताया कि अरे तुम तो एक्सपीरियंस बंदे हो। तो मैं बोला कि नहीं सर, एक्सपीरियंस नहीं हो, लेकिन मेरे अंदर लीडरशिप का गुण है, कर लूँगा मैं। हाँ, मैं कर लूँगा। तो मुझे सबसे पहले कोलाबा ब्रांच मिला, मुंबई का चर्च गेट में सबसे पॉश एरिया कहा जाता है कोलाबा, वो ब्रांच मिला। उस ब्रांच में मैं अच्छा काम किया। उसके बाद मुझे दादर में मिला, दादर के बाद चन्नी रोड के बाद मैं जोगेश्वरी में था, उसके बाद अंधेरी, उसके बाद गोरेगांव, फिल्म सिटी के बगल में मेरा ब्रांच था और अच्छा व्यवहार था। ब्रांच मैनेजर बाय नेम अभिषेक जानते थे, अभिषेक किधर है, जिस दिन मैं नहीं जाता था अरे अभिषेक किधर है, अभिषेक नहीं आया। तो हमको जो है ना वहाँ पे एक चीज़ वहाँ पर था कि बिहारी को वहाँ पे थोड़ा सा डेमोलाइज किया जाता था। यानी कि यूँ जो सुनने में आता रहा है कि कहीं ना कहीं मुंबई में बिहारियों के साथ थोड़ा सा भेदभाव होता है, ये कहीं ना कहीं आपके नज़र में भी कहीं ना कहीं इसमें हाँ। तो मेरे अंदर क्या था, मुझे एक दिन पूछा गया कि एक कस्टमर थे, अरे आप मराठी हो क्या? मैं बोला नहीं मैं मराठी नहीं, मैं बिहारी। अरे बिहारी लगते नहीं हो। मैं बोला कि बिहारी लगना ज़रूरी है क्या? मैं उनको जवाब दिया तो नहीं। तो मैं बोला एक दो गलती कर देता तो मैं देखा वहाँ पे कि HDFC बैंक से लेके या अन्य बैंक में या अदर कंपनी में मैं देखा कि अच्छे पोस्ट पे बिहारी अपना वहाँ पर, मतलब हमें अपने बिहार पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि आज भी इस बार भी जो UPSC का रिजल्ट आया है या हर वर्ष आता है, ठीक है, तो जो प्रशासनिक सेवा में अगर आप देखें तो हर जगह आपको बिहारी नजर आएगा। और हो सकता है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम में से कोई ऐसे हैं जिनके गलत हरकतों से हमें थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है, लेकिन हमें गर्व है कि हम बिहारी हैं और हम गर्व से कहते हैं। अभी भी मेरे अकाउंट में फिल्म डायरेक्टर सब हैं बहुत सारे, तो मैं वो अभी कॉल किए अभी 2 दिन पहले कि अभिषेक कब आ रहे हो मुंबई? मैं बोला सर कोरोना चल रहा है।
तो यार जल्दी आ जाओ, मेरा काम नहीं हो रहा है, तुम रहते तो सब काम कर देते थे। तो एक व्यवहार, एक रिलेशन बनाना पड़ता है। वो बिहारी जो होता है वो रिलेशन कहीं पर भी जाकर बना सकता है। अच्छा, एक अच्छे कलाकार, चूँकि कलाकार भी हैं आप, इसलिए मैंने देखा कि रक्षाबंधन के समय भी आपका एक वीडियो आया था जो कि काफ़ी लाइक और सब्सक्राइब किया गया, शेयर किया गया। उसके बाद फिर 15 अगस्त के समय भी एक वीडियो आया जो कि आपके साथी कलाकारों के साथ बनाया गया था और सुर्खियों में रहा। ये विभिन्न अखबार के माध्यम से हम लोगों ने इसको जाना। तो आप, और एक फिल्म भी बनी थी, एक मैथिली फिल्म बनी थी, उसमें भी आपने एक छोटा सा रोल किया है। तो यानी हाँ, तो कहीं ना कहीं कला, एक अच्छे कलाकार के रूप में भी आप जाने जाते हैं। तो कला के क्षेत्र में आप अपने बारे में भी और साथ ही साथ युवाओं का जो सपना देखते हुए कलाकार बनने का, उनकी एक संभावनाएं हैं कि मैं भविष्य में कुछ करूं कला के क्षेत्र में, तो उसको जोड़ते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कला का भावना मेरे अंदर जीडी कॉलेज में जब मैं एनएसएस में था, तो एनएसएस मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि आपको कला के भावने में आपके अंदर क्या है, प्रतिभा क्या है, उसको उभारने का एक प्लेटफॉर्म देता है एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम। तो जब मैं एनएसएस में जुड़ा तो उसके माध्यम से मुझे मेरा मतलब आरडीसी कैंप के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ ग्वालियर, मध्य प्रदेश। जीवानंद जी पार्क है मध्य प्रदेश में, वहाँ से मैं कैंप करके आया आरडीसी का। जी जी। तो वहाँ से मैं जब करके आया, वहाँ पे मैं देखा कि एक से एक प्रतिभा, एक से एक मतलब देश के अलग अलग राज्यों के जो कलाकार, अलग अलग राज्य के कला दिखा रहे हैं। तो उस समय में मुझे अपने आप में एकदम गर्व महसूस हुआ। तो मैं जैसे ही जीडी कॉलेज आया तो मैं जितने भी हमारे सीनियर लीडर थे सब लोग थे, उसके बाद अंजनी सर थे, अफरोज मैडम थे, उसके बाद नया नया लड़का था, तो उनसे मैं शुरू किया कला के क्षेत्र में। तो धीरे धीरे मैं मतलब काम करते गया, तो मुझे मेरे अंदर प्रतिभा जागते गई। तो जब मैं मुंबई, कोरोना काल में मुंबई से आया, तो संजीत भैया मुझे कॉल किए कि अभिषेक जी आप फ्री हैं? हम बोले हाँ। तो एक रक्षाबंधन पे वीडियो बनाना है। तो मैं बोला कि ठीक है सर, जब बोलिए। तो जैसे ही मैं रक्षाबंधन का वीडियो बनाया तो मैं सोशल मीडिया पे अपलोड किया, तो मुझे नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा फैलेगा। हाँ, तो देखे कि पूरा लाइक, कमेंट, शेयर जाके जा रहा है और 5 लाख के लोगों ने देखा। तो मेरा रक्षाबंधन वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद था कि कोरोना काल में लोग भाई बहन का रिश्ता, जो अटूट प्यार का रिश्ता होता है, वो थोड़ा फीका लग रहा था कि सब लोग डरे रहे थे कि रक्षाबंधन में भी राखी बंधाने भाई बहन से जाए कि नहीं जाए। हाँ, वो डर था सब में। तो जब रक्षाबंधन का मेरा वीडियो देखे तो सब में एक अलग माहौल, फिर से वो उसका प्यार जगा। और सब लोगों ने, हम पर्सनली मैसेज कमेंट किया, सब लोग मुंबई से लेकर यहाँ तक सब ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पर लाइव चला ये वीडियो और न्यूज़ में भी चला। तो सब लोग को पसंद आया। तो रक्षाबंधन बोला कि नहीं, रक्षाबंधन का आपका पर्व बहुत अच्छा करते। फिर 15 अगस्त पे मैंने एक वीडियो बनाया, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा तू ही कर्मा वाला, तो वो भी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। तो मैं युवाओं को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं कि आप में अगर प्रतिभा है, मैं जब वो रिकॉर्डिंग किया तो मोबाइल से किया, मोबाइल से वो बनाया फिल्म। तो आप में अगर प्रतिभा है तो आप घर बैठे कोई भी कला के क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक बड़ा स्टेज है। आज मैथिली ठाकुर का नाम पूरे देश में अगर जान रहा है तो सोशल मीडिया के कारण। अगर आप में अगर कला का अगर प्रतिभा अगर है तो आप अपना घर में बैठे आप अपनी कला को दिखाइए सोशल मीडिया के माध्यम से, और आपको पसंद करेंगे और आप देश लेवल पे जा सकते हैं। अभिषेक जी, महाविद्यालय की जो वास्तविक वर्तमान स्थिति है, कभी हमारा महाविद्यालय एकदम खिला खिला सा लगता था, हर तरफ शैक्षणिक माहौल हुआ करते थे। एक, चूँकि आपने पहले ही जिक्र किया भोला बाबू का, बहुत बड़े इतिहासकार थे, या ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हुए हैं जो उसी महाविद्यालय से निकलकर विभिन्न सेवाओं में देश और समाज का नाम कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो आपको नहीं लगता कि कॉलेज की जो शैक्षणिक माहौल था वो बिगड़ा है? तो हमारा कॉलेज पुनः अपने उस गौरव को कैसे स्थापित करे, पुनः कॉलेज में कैसे वह शैक्षणिक माहौल बने, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, कॉलेज में पहले जब 25,000 छात्र हुआ करते थे उस समय 6 प्रोफेसर थे। अभी आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हर डिपार्टमेंट में एक अच्छे बीपीएससी किए हुए हमारे प्रोफेसर आ चुके हैं। हर डिपार्टमेंट में, इकोनॉमिक्स हो, आपको साइकोलॉजी हो, सब डिपार्टमेंट में और उनमें काफ़ी योग्यता है। वो बैठे हुए रहते हैं कि छात्र आए और हम उनको पढ़ाए। लेकिन एक छात्र के प्रति एक माहौल बना दिया गया है कि जीडी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है, और फॉर्म के टाइम में और वो जो छात्र और अभिभावक हैं वो निजी संस्थान, कोचिंग वगैरह के पीछे ज़्यादा लगे हुए हैं। हाँ, तो इसमें अगर आप बोलिएगा तो इसमें शैक्षणिक माहौल में अगर कहीं न कहीं दोषी हैं तो यहाँ के छात्र नेता और यहाँ के प्राचार्य, अगर बोलिएगा दोनों दोषी हैं। क्योंकि अगर छात्र को फॉर्म भरने नहीं दिया जाए, कि अगर 75% आपका अटेंडेंस नहीं होगा तो आपको फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा।
आप देखिए कल से ये कॉलेज कॉलम नहीं, मेरा मेरा आपने कहा 75% अटेंडेंस, ये कॉलम तो पूरा होता है। हाँ। क्योंकि जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि जो शर्तें हैं, ये शर्तें अगर मैं नहीं मानता हूं तो मेरा फॉर्म अमान्य है। तो आप तो जानते हैं कि कॉलेज में क्लास ही नहीं होता, फिर 75% अटेंडेंस हो जाता है। क्लास होता है, अभी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं क्लास हो रहा है। हमारे प्रोफेसर इंतजार करते हैं जो भी हैं, लेकिन बच्चे नहीं जा पाते। मेरा कहना यह है कि क्लास जो भी है, जिनको जो दायित्व दिया गया वो अपने इंतजार में रहते हैं, लेकिन बच्चों की हाजिरी 75% नहीं होती। देखिए बच्चों के एक माहौल दिमाग में, एक माइंड में एक सेटअप कर दिया गया है कि आप कोचिंग पढ़ेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि चोरी से हम एग्जाम पास ही हो जाएंगे। तो अगर आप कोचिंग में, वो सोचते हैं कि कोचिंग पढ़ेंगे तो वहाँ से हम निकल सकते हैं। लेकिन अगर कॉलेज में एक माहौल बना जाए, सभी छात्र संगठन जो है हमारे NSY हो, ABP हो, SF हो, जो भी संगठन है बड़े बड़े यहाँ पर राजनीति सभी मिलकर, सब मिल के एकजुट होकर कि कॉलेज आओ कॉलेज बचाओ, एक अभियान चलाए सब एक मंच पे। और कॉलेज में कॉलेज में छात्र की संख्या कम नहीं है, कॉलेज में क्लास की कमी नहीं है, कॉलेज में सब कुछ फैसिलिटी है। आपका सेमिनार हॉल बन गया है, बहुत बड़े बड़े सेमिनार हॉल बन गया है, 2-2 सेमिनार है, इंडोर स्टेडियम है, हर चीज़ की सुविधा है कॉलेज में, GD कॉलेज में आप जैसे। लेकिन हमको छात्र को बुलाने के लिए सब संगठन को एकजुट होना पड़ेगा और सभी प्रोफेसर से सबसे मिलके कि नहीं कॉलेज में क्लास चालू हो और छात्र आए और 75% लागू किया जाए। कॉलेज में, GD कॉलेज में ड्रेस लागू किया। जैसे अभी पहले आप देखते होंगे कॉलेज में असामाजिक तत्व रहते थे, अभी कॉलेज में कोई असामाजिक तत्व नहीं रहते हैं। आप देखते होंगे कि लड़कियां भी मोटरसाइकिल बाइक चलाते हुए आपको मिलेगी कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में वो माहौल खत्म हो गया है। हम लोग जब यहाँ हम आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, आपने लड़कियों का जिक्र किया, तो आज भी नहीं लगता कि जो बिहार की वर्तमान शिक्षा स्थिति को देखा जाए तो महिलाओं का जो भागीदारी है, यानी महिलाओं की जो शिक्षा है, वह बहुत अधिक संतोषजनक नहीं कहा जा सकता? नहीं, इस बात पे मैं आपको काटना चाहूँगा, क्योंकि अभी महिलाएं और हमारे युवा, लड़कियां और लड़के में अभी दोनों बराबर। अभी कहीं न कहीं आप बोलिएगा तो लड़की ही हम लोग से आगे निकल गई है। हमारा प्रश्न ये है कि वो उनमें योग्यता, मैंने ये नहीं कहा कि योग्यता में कमतर नहीं आंक रहा हूं। हाँ। योग्यता में वो निश्चित रूप से बहुत में अंदर प्रतिभा है। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये था कि उनको अवसर नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उदासीनता हमारे अभिभावकों में या हमारे समाज में ये देखी जा रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। उसके प्रति मैं एक समाज, अपने गांव के बात बता रहा हूँ कि सामाजिक में उनको एक माइंड में पहले से उनको सेटअप है कि हमारी बेटी हैं तो बेटी पढ़ के क्या करेगी, शादी ही करना है, उनको शादी करवा देते हैं। लेकिन अभी भी समाज में आप देखेंगे, अभी भी जो पुराने तबके के लोग थे, अभी नए तबके, पुराने तबके के लोग भी बदल गए हैं। आप देखेंगे, आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। महनपुर मिडिल स्कूल जो रोड के साइड में ही खड़ा स्कूल है, हाँ बना हुआ है, वहाँ पर आप देखेंगे कि सरकारी स्कूल है, लेकिन वो सरकारी स्कूल आपको प्राइवेट स्कूल से कम नहीं लगेंगे, क्योंकि वहाँ के जनप्रतिनिधि जागरूक हुए। वहाँ के गार्जियन देखने आते हैं कि स्कूल में हमारे बच्चे हैं कि नहीं। और वहाँ पर अगर किसी गांव में भोज हुआ तो भोज में वो पैसे नहीं देते हैं, लेकिन वो स्कूल में कोई जनरेटर दे दिए, कोई बैटरी दे दिए, कोई लाइटिंग लगा देते। हाँ, तो स्कूल अपने बच्चियाँ को स्कूल भेजते हैं कि नहीं हमारी बच्चियाँ जाएंगे पढ़ेगी। तो वो जब वहाँ के गाँव के जनप्रतिनिधि जागरूक हुए तो धीरे धीरे समाज में भी जागरूक हो रहे हैं। अभी लड़कियाँ भी पढ़ रही है, स्कूल से साइकिल से जा रही है, आ रही है। अभी आप देखेंगे कि बेगूसराय में रह के, हॉस्टल में रह के, रूम लेके पढ़ रही है, पटना में लेके पढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो दबाया जा रहा है वो पुराने सोच के अभी भी हैं, लेकिन हम जैसे युवा जो हर क्षेत्र में है, हाँ आने वाले पीढ़ी, वो समाज को बदल रहे हैं। अभी भी देख रहे हैं तो अपने समाज में सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं अपने बाबा से, दादा से कि दादा आप गलत कर रहे हैं। तो दादा भी समझ रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर मेरा पोता सही बोल रहा है कि ये होना चाहिए। कहीं ना कहीं उनके सोच में बदलाव आ रहा है, बहुत आ रहा है। अच्छा, जो युवा आपको यहाँ से सुन पा रहे हैं, चूँकि आप छात्र राजनीति में भी एक बड़ा नाम रहे, आप चूँकि बैंकिंग सेक्टर में भी आप लगातार अभी भी बने हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छे कलाकार भी हैं आप, और एक लीडरशिप भी आपके अंदर है। तो जो युवा आपको सुन रहे हैं यहाँ से, चूँकि भारत युवाओं का देश है और हमारे युवाओं में आपने पहले ही कहा कि बहुत सारी संभावनाएं हैं, ऊर्जा है, तो कहीं ना कहीं समाज और राष्ट्र के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उस युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन युवाओं के लिए मैं एक शायरी के साथ मैं उनको लिख के लाया हूँ। जी। तो उनके लिए मैं एक शायरी के साथ उनको संदेश देना चाहेंगे कि उनके युवाओं के लिए, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। युवाओं के लिए कह रहे हैं? युवाओं के लिए मैं बोला हूं कि देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। छात्र नेता होकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटो, मेरे ऐसे संस्कार नहीं।
तो मैं ये युवाओं को मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप जीडी कॉलेज या कोई भी कॉलेज, अगर आप कहीं से भी हैं, अगर आप कॉलेज जाते हैं तो आप सबसे पहला कि अगर आपको लीडरशिप का गुण आप में होना ही चाहिए। ये नहीं है कि आप लीडरशिप का गुण अगर आप में नहीं है, अगर जॉब करते हैं तो जॉब में भी आपको दबाया जाएगा। हर चीज़ में लीडर एक विंग होता है, चाहे आप दरोगा का जॉब करें या कोई भी डिफेंस लाइन या कुछ भी, हर चीज़ में जाए वहाँ भी एक लीडरशिप होता है, यूनियन होता है। आपका कहने का बस ये मंशा है कि हम युवा हैं, ये देश हमारा है, हाँ, और ये समाज हमारा है, और इसको हम बदल सकते हैं। तो आपको लीडरशिप के गुण के लिए आप एक NSS NCC से जुड़े, उसके बाद आप लीडर छात्र नेता में, छात्र राजनीति में भी आए, और आप छात्र राजनीति में जुड़कर अपने समाज का, अपने जिला का और अपने देश का बदलने में, क्योंकि मेरा एक मोटो है, मैं NSY छात्र संगठन में, हमारा एक संगठन का मोटो है, हम लोग चलते हैं वो लेकर कि हमारा सोच रहता है कि बदला नहीं, बदलाव चाहिए। जी। आप किसी से भी बदला 1 मिनट के लिए ले सकते हैं, लेकिन उस इंसान में अगर आप बदलाव ला दिए, आप अपने गांव में आप देखते होंगे कि रोड पे आपके गांव के अगल बगल वाले लोग गाय बांध देते हैं, कीचड़ रहता है गांव पे, आप अगर बोलने जाएंगे तो आपको व्यक्तिगत के लिए 2 मिनट के लिए बोलेंगे कि आपको समाज, आप बोलने वाले क्या होते हैं, लेकिन आप अगर दूसरा दिन भी उनको बोले, तीसरा दिन भी बोले, आप चौथे दिन जाकर आप वहाँ खुद सफाई कर दिए, तो देखिएगा 5वें दिन वो शर्मिंदा होकर वहाँ पर बदलाव शुरू हो जाएगा। तो आप अपने सबसे पहले आप जहाँ घर के आसपास रहते हैं वहाँ से बदलाव शुरू कीजिए, और उसके बाद अपने समाज का बदलाव कीजिए। आप जहाँ भी रहिए, आप कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे हैं, मैं सोशल मीडिया मुंबई में था, मुंबई से ही कोरोना में हेल्प पहुंचाता था। आप रजनीकांत पाठक जी हो, विष्णु पाठक जी हो, या भूमिपाल राय जी हो, संजय सिंह मेयर जी हो, या दिनेश टिब्डीवाल जी हो, सबसे कांटेक्ट करके कि सब कहीं ना कहीं सक्रिय भागीदारी रहती थी। उन्होंने वो बोलते थे कि मुझे यहाँ पर राशन की ज़रूरत है, तो मैं उनको फ़ोन करता, सर वहाँ पर अभी बिशनपुर में शर्मा टोला में 150 पैकेट की ज़रूरत है, तुरंत में 150 पैकेट कहीं ना कहीं युवाओं को बढ़ चढ़ कर इनमें हिस्सा लेना चाहिए। तो सोशल मीडिया अगर आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया, तो वहाँ पर आप पॉजिटिव यूज करें थिंकिंग के साथ, और अपने समाज का बदलाव होगा, देश का भी बदलाव होगा, और आप में लीडरशिप का गुण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि निश्चित रूप से बदला नहीं, बदलाव चाहिए, और हमारे युवा, और जो हमारा मुहिम भी है कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, निश्चित रूप से बदलाव, जो हमने बेगूसराय की आवाज़ जो इस स्टूडियो के माध्यम से बुलंद किया है, हमारे रोशन सर ने जो एक बीड़ा उठाया है, समाज में बदला नहीं बदलाव चाहिए, इसके लिए, तो केवी स्टूडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब मैं बेगूसराय आया था तो मैं केवी स्टूडियो का नाम सुना, सोशल मीडिया पर मैं देखा इंटरव्यू चल रहा है, तो इंटरव्यू चल रहा है, तो मैं एक इंटरव्यू देखा, बहुत अच्छा लगा, फिर मैं देखा दूसरा इंटरव्यू, तीसरा इंटरव्यू, तो उसके बाद मैं देखा कि रोशन सर जैसे डॉक्टर, एक पेशा से, एक पर्सनालिटी, डॉक्टर पेशा जो होता है वो एक हाई क्वालिटी के होते हैं, भगवान है, भगवान, वो उनको उतना टाइम नहीं रहता मरीज देखने से, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म दिए कि वहाँ गांव से गरीब युवा जो अपने समाज में, जो उनके अंदर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हाँ, लोग उसको जान नहीं रहा, जो समाज में कोई उसको जान नहीं रहा, उसके पास सोशल मीडिया चलाने के लिए पैसा नहीं है, मोबाइल यूज नहीं कर रहा, उसको ये प्लेटफॉर्म देख के उसको उभार रहे कि जो अगर आप छात्र राजनीति कर रहे हैं, या आप मेन पॉलिटिक्स में हैं, या अपने समाज के लिए कर रहे हैं, या शिक्षक में आप छात्रों को अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो सब को लाकर एक मंच पर लाके, और इतना ज़्यादा उनको जागरूक करना, उनको उनके अंदर प्रतिभा को और जागरूक करना, हौसला बढ़ाना कि आप और अच्छा काम करो। तो ये रोशन सर के लिए मैं दिल से उनको एक शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं बेगूसराय में, एक दिन ऐसा दिन आएगा जो रोशन सर का, बेगूसराय के जो भी युवा हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, एक दिन देख लीजिएगा कि रोशन सर का सम्मान के लिए सब लोग बुलाएंगे कि नहीं रोशन सर आप आइए मेरे पास, आपको मैं सम्मान करूंगा, क्योंकि आप हमको उभारे हैं, आप मेरे अंदर हौसला दिए हैं, इससे मैं और अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा प्लेटफॉर्म दिए। तो रोशन सर बेगूसराय के क्षेत्रों के लिए, उभरते हुए के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। आपको भी हमारे केवी स्टूडियो की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्तम समय निकाल कर हमारे इस मुहिम को अपना समर्थन दिया, बहुत बहुत आभार आपका। हमारे अभी आपने सुना NSY के पूर्व महासचिव अभिषेक झा जी को, जो कि अभी सपनों की नगरी मुंबई में बैंक में कार्यरत हैं। इन्होंने अपने सुंदर विचार से हमें उद्बोधित किया और युवाओं को संबोधित किया। हमारा एक YouTube चैनल भी है स्टार ऑफ बेगूसराय, आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमें अपने इस मुहिम में समर्थन दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप समूह का। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर रोशन सर का।
जो बेगूसराय में एक सामाजिक क्षेत्रों में एक जुनून और हौसला ला दिए हैं। तो बेगूसराय में उनका एक यूट्यूब चैनल है स्टार ऑफ बेगूसराय, और उसके बाद एक लाइक पेज है कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। वो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आपके अंदर आपके गांव के आसपास जो गरीब से गरीब जो सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनके लिए चैनल बनाया गया है। उस चैनल पे आपकी प्रतिभा को इंटरव्यू जो आपके द्वारा लिया जाएगा वो चैनल पे आपको मिलेगा। उस चैनल के माध्यम से आपको बेगूसराय के सामाजिक क्षेत्रों को एक से एक व्यक्तित्व, एक से एक धनी लोग से आपका सामना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर रोशन सर का दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि बेगूसराय में सामाजिक क्षेत्रों में बढ़ते हुए बहुत सारे कलाकारों को जो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं वो बहुत ही अतुलनीय है।